हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वन शॉट सीरीज, जिसमें हम लोग पूरा एक बार में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि सीबीएसई क्लास 12th का सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को शुरू करेंगे और आज ही के क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट भी करेंगे। इस वाले अभी जो तुम्हारा चैनल है सीबीएसई चैनल, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और बिकॉज रीजन है कि इसमें सारा अपडेट्स सीबीएसई से रिलेटेड तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। कॉमर्स से रिलेटेड जितना भी है सीबीएसई का, उसमें सारा अपडेट, सारा रिवीजन वीडियो और बाकी सारे कंटेंट तुम्हें हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th सीबीएसई मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 है हमारा। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से इंट्रोडक्शन में हमें दिया गया है 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका नाम है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस को करने के लिए ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। हालांकि इसके साथ साथ हमें और बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, इस प्रकार का। तो वो क्यों नहीं लिखा गया है, उसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है। एक तो बिजनेस करने के लिए पहला फैक्टर है जमीन, लैंड। लैंड के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग दोनों आ गया। लेबर, जो हमारे बिजनेस के लिए काम करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे। कैपिटल, जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो हम मार्केट से पैसा लेकर आएंगे, जो हम बैंक से पैसा लेकर आएंगे, मतलब बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट होगा वो हो गया कैपिटल। और एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कहां से मिलेगा? एंटरप्राइज का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, जो उस बिजनेस का रिस्क एंड रिवॉर्ड को बियर करेगा और उस बिजनेस को कंडक्ट करेगा। क्या ये चारों चीज होने से हमारा बिजनेस हो जाएगा? ये चारों चीज होने से हमारा बिजनेस हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारा चीज चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लो तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल इज आल्सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन क्यों नहीं लिखा गया फिर यहां पर रॉ मटेरियल? इसी वजह से नहीं लिखा गया क्योंकि जब हम लोग सेक्टर्स का बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमी में 4 अलग अलग सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। 4 अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं और इकोनॉमी में भी 4 ही प्रकार के सेक्टर्स होते हैं। पहला सेक्टर तो हो गया हाउस होल्ड, दूसरा हो गया फॉर्म्स, तीसरा हो गया गवर्नमेंट और चौथा हो गया फॉरेन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जो हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं। मतलब हाउस होल्ड फॉर्म्स को देता है, फॉर्म्स हाउस होल्ड को देता है। रॉ मटेरियल तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है, मतलब वो तो विद इन फॉर्म्स होता है ना। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, किसी का आउटपुट किसी के लिए इनपुट बनेगा। तो जो रॉ मटेरियल का सप्लाई हो रहा है वो बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, तो दोनों ही फॉर्म्स के अंदर में आते हैं। वो इंटर सेक्टरल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इंटर सेक्टर ट्रांसफर का मतलब हाउस होल्ड फॉर्म्स को देगा या फॉर्म्स हाउस होल्ड को देगा, उसे बोलते हैं हम इंटर सेक्टर ट्रांसफर, जो 2 सेक्टर्स के बीच में होता है। लेकिन रॉ मटेरियल तो एक ही बिजनेस के अंदर में आपस में ट्रांसफर हो रहा है, एक बिजनेसमैन दूसरे को दे रहा है, मतलब फॉर्म्स से निकला फॉर्म्स में ही रह गया, दूसरे सेक्टर्स के पास तो गया ही नहीं। इस वजह से हम उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज हो गया। आगे चलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी था। उसका मतलब क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम जहां से जनरेट होगा, घूम कर पैसा वहीं पर रिटर्न आ जाएगा। मतलब मान लो अगर इनकम यहां से शुरू हुआ तो वो एक राउंड इकोनॉमी का लगाएगा और एक राउंड लगाकर रिटर्न कहां पहुंच जाएगा? उसी के पास पहुंच जाएगा। इसको समझने के लिए हमें तीनों फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो समझना पड़ेगा। 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, जो कि यहां पर भी दिया गया है। तो यहां पर 3 नाम लिखे गए हैं, यहां पर भी 3 नाम लिखे गए हैं। तीनों बराबर ही है, सेम ही चीज है। जनरेशन फेज का मतलब होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब होता है इनकम और डिस्पोजिशन फेज का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। तीनों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो सबसे पहले समझते हैं 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहला है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब एक ऐसा फेज जहां पे इनकम का जनरेशन होता है, मतलब फर्स्ट टाइम इनकम वहां पर जनरेट हो रहा है। ये कहां पर होगा? ये जब प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा फैक्ट्री के अंदर में, जब लेबर काम करेंगे, रॉ मटेरियल लाया जाएगा, मशीन चलाया जाएगा, आउटपुट जनरेट किया जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकम का जनरेशन होगा। इनकम का जनरेशन हो गया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया। अब क्या किया जाएगा? उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाया जाएगा।
मार्केट में ले जाकर उसे बेचा जाएगा, उससे जो पैसा आएगा उससे लेबर लोगों को पेमेंट किया जाएगा। तो नेक्स्ट फेज जो आता है वो हमारा होता है इनकम फेज। इनकम फेज में क्या होता है, जो लेबर हो गए, जो हमें मशीन प्रोवाइड किया था उसका पेमेंट हो गया, जो हमें बिल्डिंग प्रोवाइड किया था उसका पेमेंट हो गया, जो हमें मनी प्रोवाइड किया था उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ये सब कुछ हम लोग पे करते हैं कौन से फेज में, सेकंड फेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम फेज। और उसके बाद हमारा आखिरी फेज आता है जिसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर फेज। उसमें क्या होता है, जो इनकम लेबर को मिला था, जो सैलरी लेबर को मिला था, जो रेंट हमारे मालिक को दिया गया था, वो लोग उस पैसे का क्या करेंगे, वो लोग उस पैसे से फिर से जाकर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे। तो वो हो गया हमारा थर्ड फेज जिसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर फेज। तो ओवरऑल काम कैसे करता है, देखो पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। स्टार्ट होता है प्रोडक्शन फेज से, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो गया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज को साथ लेकर आए, साथ लाने के बाद यहां पर प्रोडक्शन एक्टिविटी हुआ, लेबर काम किए, लेबर का सैलरी ड्यू हो गया, लेबर को सैलरी मिलने वाला है, प्रोडक्शन हो गया। अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाया गया, उसके बदले में फैक्ट्री वाले को पैसा मिलेगा। तो जब मार्केट में ले जाया जाएगा, इनको पैसा दिया जाएगा, उसे हम बोलेंगे इनकम फेज। क्योंकि इस वाले फेज में चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम हो रहा है, सभी को अपना अपना पैसा मिल रहा है, लेबर को उसका पैसा दिया जा रहा है, रेंट जिससे हम बिल्डिंग रेंट पे लिए थे उसे उसका रेंट दिया जा रहा है, जिससे हम कैपिटल लेकर आए थे उसे उसका इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो वो लोगों को उनका पैसा मिल गया। जब उनको उनका पैसा मिल गया तो वो लोग उस पैसे से क्या करेंगे, वो लोग उस पैसे से रिटर्न मार्केट में जाकर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो वो हो गया एक्सपेंडिचर फेज। मतलब जो इनकम लेबर का, हमारे मालिक का, रेंट वाले जो रेंट में बिल्डिंग प्रोवाइड किया था उसका, जो हमें कैपिटल दिया था, इंटरेस्ट मिला था, वो लोगों का जो इनकम है वो उस इनकम का क्या करेंगे, अगेन एक्सपेंडिचर करेंगे। जब वो लोग अगेन एक्सपेंडिचर करेंगे, हमारे ही गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेंगे, तो पैसा घूमकर कहां आएगा, रिटर्न फैक्ट्री वाले के पास आएगा। फिर फैक्ट्री से सेम प्रोसेस चलता रहेगा, राउंड 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 राउंड। इसी राउंड वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, देखो डेफिनेशन में आते हैं फटाफट से, एग्जाम्स के लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है लेकिन हम पूरे एक बार में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इनकम फर्स्ट फ्लोज फ्रॉम फॉर्म्स टू हाउसहोल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड देन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहले फॉर्म से हाउसहोल्ड में जाता है पैसा, फिर हाउसहोल्ड से फॉर्म में जाता है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये डेफिनेशन सभी को लर्न हो जाना चाहिए। It refers to a cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors and finally circulation from household to firms। देखो अब ओवरऑल मेरे हिसाब से प्रोसेस समझ में आ गया। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलेगा तो ये तीनों फेजेस को लिख कर आना एग्जाम में। जनरेशन फेज के अंदर लिखोगे जनरेशन और ब्रैकेट में लिखो, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन फेज के नाम से भी जानते हैं। जनरेशन फेज का एक और नाम है प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज का एक और नाम है इनकम फेज और डिस्पोजिशन फेज का एक और नाम है एक्सपेंडिचर फेज, जो कि यहां पर हमें लिखकर दिया गया। मेरे हिसाब से यहां तक का टॉपिक तुम्हारा क्लियर है। आगे चलते हैं फटाफट से, बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं। ध्यान रखना, हम पूरा चैप्टर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस में करा दिया गया है। जो भी जहां पर भी पढ़ता होगा उनके टीचर्स भी उन्हें पढ़ा दिए होंगे। तो अभी हमारा काम है हम एग्जाम्स के लिए फटाफट से रिवीजन करें ताकि हमें सारा कॉन्सेप्ट फटाफट से याद आ जाए। ठीक है, बाकी बुक रीडिंग करके कुछ लाइंस जो तुम्हें डेफिनेशंस वगैरह लर्न करने हैं, जो डिफरेंस बिटवीन लर्न करने हैं, वो तो करना ही पड़ेगा, वो उसका कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्लासेस करने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज हो जाएगा। तुम्हें उसके बाद सिर्फ डेफिनेशंस, डिफरेंस बिटवीन और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो अब स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? स्टॉक का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जिसे काउंट करते हैं, और फ्लो का मतलब होता है जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काउंट करते हैं। जैसे कि ये टैंक है, ये पानी का टंकी है, देखो ऊपर से पानी आ रहा है। अब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जितना पानी इस टंकी के अंदर में है इसे हम बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट, और एक घंटे में जितना पानी इस टंकी के अंदर आएगा इसको हम बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब फ्लो का मतलब जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक घंटे में कितना पानी आया, एक घंटे में कितना पानी बाहर चला गया, इसे हम क्या बोलेंगे? फ्लो कॉन्सेप्ट बोलेंगे। स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब 3 बजे एग्जैक्टली टंकी में कितना पानी है, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो बिजनेस के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू डेट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम।
जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होता है। टाइम डायमेंशनल नहीं होना मतलब इसे टाइम से कोई लेना देना नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर नहीं किया जाता है। इस वजह से दिस इज नॉट अ टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। एग्जांपल्स लिखना है, एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा, नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई एक्सेट्रा। फ्लो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू डेट वेरिएबल विच मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, मतलब 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, वो टाइम पीरियड के अंदर हम लोग उसे मेजर करते हैं। अब वो टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है या 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। दिस आर टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल होता है एज दे आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारा है फ्लो कॉन्सेप्ट का, जैसे कि इनकम ड्यूरिंग द ईयर, 1 साल में हमारा कितना इनकम हुआ, 1 घंटे में कितना पानी टंकी के अंदर आया, ये सारा चीज हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर में आ जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। ये है डिफरेंस बिटवीन दोनों का, क्लियरली लिखा गया है। जिन बच्चों के पास बुक्स या डेफिनेट नोट्स वगैरह कुछ नहीं है, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर साथ साथ में नोट्स कॉपी में नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हम चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 प्रकार का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आता भी है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में 2 प्रकार का सर्कुलर फ्लो है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सबसे पहले आते हैं रियल फ्लो के अंदर में। रियल फ्लो के अंदर, रियल फ्लो में क्या होता है देखो, अब पहले इस डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम को समझने के बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ध्यान देखना साइड में जो डायग्राम दिए गए हैं, फॉर्म्स और हाउस होल्ड 2 सेक्टर्स हैं, बाकी 2 कहां गए, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। हमें उसके बारे में पढ़ाई नहीं करना है, हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल हमारे सिलेबस में है, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल हमारे सिलेबस के अंदर में नहीं है। वैसे तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, फॉर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फॉर्म्स। तो मुझे बताओ, अगर किसी बिजनेसमैन को लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए या एंटरप्राइज चाहिए, वो कहां से मिलेगा, वो हाउस होल्ड से मिलेगा, वो हाउस होल्ड से फर्म्स के पास जाएगा। तो फर्म्स, अच्छा अगर हाउस होल्ड वाले को कोई गुड्स एंड सर्विस चाहिए, तो मान लो बिस्किट का पैकेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, वो कहां से आएगा, वो फर्म्स मैन्युफैक्चर करके किसे देगा, हाउस होल्ड को देगा। मतलब एक प्रकार से देखें तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कुछ सामान फर्म्स के पास है जो हाउस होल्ड को चाहिए, कुछ हाउस होल्ड के पास है जो फर्म्स को चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो इस वजह से हम लोग यहां पर रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट को लेकर आए। रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम तुम्हें, वो जो है ना एक डायलॉग, हम तुम्हें खून देंगे तुम हमें आजादी दो, इस टाइप का, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखो फर्म्स को क्या मिल रहा है, फैक्टर सर्विसेज मिल रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। किससे मिल रहा है, हाउस होल्ड से मिल रहा है। हाउस होल्ड क्या दे दिया इसे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज दे दिया। फॉर्म्स क्या देगा उसे, फॉर्म्स उसके बदले में उसे गुड्स एंड सर्विसेज देगा। मतलब ये तब की बात हो रही है जब पैसा नहीं था, मतलब व्हेन देयर इज नो मनी। मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सामान के बदले में दूसरा सामान, जिसे हम लोग बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम के केस में क्या होता है, हम कुछ देंगे उसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब पैसे का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। तो रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म। हाउस होल्ड फॉर्म्स को क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा। 4 प्रकार का फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा उसके बदले में, ठीक है। चलो इसका एक और नाम है फिजिकल फ्लो। याद रखना, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम बना दो, डेफिनेशन लिख दो, एक और नाम फिजिकल फ्लो है लिख दो, और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी लिख दो। इतने लिखने से तुम्हारे को फुल मार्क्स आराम से मिलेगा। नेक्स्ट है मनी फ्लो। नाम में ही लिखा है मनी फ्लो। अब क्या होगा, अब पैसे की बातें होंगी। पहले रियल फ्लो था, रियल के अंदर में मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन मनी फ्लो के अंदर में मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाउस होल्ड जो फॉर्म्स को पहले दिया था, क्या दिया था हाउस होल्ड फॉर्म्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसके बदले में पैसा लेगा या नहीं लेगा,
उसके बदले में पैसा लेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट क्या क्या मिलेगा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देगा? हाउस होल्ड फर्म से क्या लिया था? पहले गुड्स एंड सर्विसेज लिया था, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में उन्हें पेमेंट देगा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से लिया था उसके बदले में उनको पैसा दे देगा। तो यहां पर क्लियर कट समझ में आ रहा है, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यहां पर मनी इन्वॉल्व है। और इसका एक और नाम क्या है? मनी फ्लो। इसका मनी फ्लो तो ओरिजिनल नाम था, नॉमिनल फ्लो इसका एक और नाम है। ठीक है, तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं फटाफट से, चलो। मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ factor payment from firms to household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firms for purchase of goods and services produced by the firms। मतलब जो पहले हम गुड्स एंड सर्विसेज लिए थे उसके बदले में पेमेंट कर देंगे, और जो पहले फैक्टर सर्विसेज दिए थे उसके बदले में उनसे पेमेंट ले लेंगे। तो बताओ, हाउस होल्ड का अगर हम कंपेयर करें तो लैंड के बदले में क्या मिलेगा? लैंड के बदले में रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस एंड सैलरीज मिलेगा। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चार चीज हम किससे ले लेंगे? फॉर्म से ले लेंगे। बात समझ में आ गया? चलें आगे। चलो यहां पर देखो, दोनों का डिफरेंस बिटवीन दिया गया है, बहुत ही इजी है। तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, 2 सेक्टर मॉडल, जो कि हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल हम पढ़ते तो हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 सेक्टर मॉडल में सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है। ठीक है, द सिंपल इकोनॉमी अज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हम मानकर चलेंगे कि 2 ही सेक्टर एग्जिस्ट करता है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहले भी बात कर चुके हैं, एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड जो होता है वो सारे फैक्टर्स गुड्स फैक्टर सर्विसेज का ओनर होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज सारा किसका है? हाउस होल्ड का है। वो उसे फर्म्स को देता है और उसके बदले में उनसे पैसा लेता है। और कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी है। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। बात आता है क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी व्हिच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब जो सारे तरफ से बंद है, इनका कोई भी बाहर के लोगों से रिश्तेदारी नहीं है। मतलब अगर इंडिया अगर एक क्लोज्ड इकोनॉमी है तो उसका मतलब इंडिया का कोई भी प्रकार का इकोनॉमिक रिलेशन किसी और कंट्री के साथ नहीं है। लेकिन रियलिटी में इंडिया इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इंडिया इज अ ओपन इकोनॉमी। इंडिया के मैक्सिमम कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक रिलेशन आज के दिन में मौजूद है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी इज इकोनॉमी विच हैज इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चलो कुछ एजम्पशंस लेना पड़ेगा, और ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। क्या एजम्पशंस है? पहला एजम्पशंस कि सिर्फ 2 ही सेक्टर एग्जिस्ट करता है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। लेकिन रियलिटी में तो 4 सेक्टर्स होते हैं। हम मानकर चलेंगे कि सिर्फ 2 ही सेक्टर हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। इट मींस देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। सेकंड एजम्पशन, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स। जो हमारा हाउस होल्ड होगा वो अपना सारा फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज किसको देगा? सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को देगा, और किसी को नहीं दे सकता वो। ऐसा हम एजम्पशन लेते हैं, लेकिन रियलिटी में हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को भी देता है, फॉरेन को भी देता है, और भी बहुत सारे अन्य लोगों को भी देता है। लेकिन हम मानकर चलते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर अपना सारा फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को देगा, और फर्म्स भी अपना सारा गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को ही बेचेगा। मतलब वो कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वो कोई भी सामान गवर्नमेंट को नहीं बेचेगा। ऐसा हम एजम्पशन ले लें, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में और भी बहुत प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन समझने के लिए हम एजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि हाउस होल्ड अपना सारा फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को देगा, और फर्म्स अपना सारा गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को देगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल्स द एंटायर आउटपुट टू द household. Household receives factor income from their service and spend the entire amount on consumption of goods and services. ये बहुत इंपॉर्टेंट assumption है। जो हाउस होल्ड को, जो लेबर को वेजेस मिला था, हम बात किए थे, जो लेबर को वेजेस मिलेगा, जो रेंट में बिल्डिंग लिए उसके मालिक को रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जिसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, जो कि हमारा एक्सपेंडिचर फेज था।
खर्च करने के बाद वो पैसा कहां आएगा घूमकर, वो रिटर्न हमारे प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री के पास आएगा। मान लो वो खर्च ही नहीं किए, तो ऐसा अगर हो गया तो बाई चांस कि वो लोग खर्च ही नहीं कर रहे, सारा पैसा को सेव करके रख लिए, तो उस केस में हम एजम्पशन लेकर चलते हैं, हम ऐसा मान कर चलते हैं कि जो भी हम फैक्टर पेमेंट करेंगे, मतलब लेबर को या फिर जो रेंट का पेमेंट करेंगे, जिन्हें वो पैसा मिलेगा वो लोग अपना सारा पैसा अगेन इकोनॉमी में खर्च कर देंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में हम हमारे इनकम का कुछ प्रतिशत हिस्सा खर्च करते हैं और बाकी प्रतिशत हिस्सा हम लोग सेव कर लेते हैं, है ना। तो इस वजह से हम लोग को एजम्पशन लगाना पड़ रहा है कि हम सारा अमाउंट खर्च करेंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो तुमको अगर कंफ्यूजन है, तुम बस मानकर चलो कि बुक ने ऐसा लिखा है तो हम ऐसा पढ़ के जाएंगे कि सारा पैसा खर्च कर दिया जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पॉइंट नंबर 5, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। वही चीज को फिर से लिखा है, अगर सारा पैसा खर्च कर देंगे तो सेविंग्स कहां से होगा, नहीं होगा। तो देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी, दैट इज नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉर द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट। क्लियर है बात। अब आते हैं यहां पर डायग्राम में। डायग्राम में ये इनर लूप आउटर लूप थोड़ा गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तुम डायग्राम को देखो, डायग्राम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डायग्राम में पढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। देखो, फॉर्म्स और हाउस होल्ड 2 सेक्टर है। सारे एजम्पशंस मेरे हिसाब से तुम्हें याद रहेंगे, 5 के 5 एजम्पशंस हैं। अब फॉर्म्स और हाउस होल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। हाउस होल्ड फॉर्म्स को क्या देगा, हाउस होल्ड देगा फॉर्म्स को, नहीं, हाउस होल्ड देगा फॉर्म्स को सबसे पहला फैक्टर सर्विसेज देगा। ये रहा फैक्टर सर्विस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चारों चीज किसे दे देगा, फॉर्म को देगा। उसके बदले में क्या लेगा, उसके बदले में पैसा लेगा। क्या क्या लेगा, रेंट लेगा, किसके बदले में, रेंट, लैंड के बदले में, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा काम हो गया, एक सेकंड, ये तो हमारा काम हो गया। अब जो फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा वो बेचेगा किसको, अगेन हाउस होल्ड को बेचेगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा, उसके बदले में क्या ले लेगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट है, एक में फॉर्म हाउस होल्ड को दे रहा है और उसके बदले में पैसा ले रहा है, और दूसरे में हाउस होल्ड फॉर्म को दे रहा है और उसके बदले में पैसा ले रहा है। तो ओवरऑल हमारा ये होता है सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर में। ठीक है। अगर सर्कुलर फ्लो बोलेगा तो पूरा डायग्राम बनाकर आना, चारों चीजों को एक्सप्लेन करके आना है। रियल फ्लो बोलेगा तो सिर्फ रियल फ्लो के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करके आना है। मनी फ्लो बोलेगा तो सिर्फ मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके आना है। अगर रियल और मनी वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ सर्कुलर फ्लो बोला है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को, चारों डायग्राम को, पूरा चारों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। क्लियर है बात। चलो, और अगर 5 मार्क का 6 मार्क का क्वेश्चन है तो एजम्पशंस भी लिख देना, कम से कम 3 एजम्पशन तो लिख ही देना। क्वेश्चन में ना बोला हो लेकिन फिर भी लिख देना 2-3 एजम्पशन। ठीक है। चलो, उससे पता चलता है कि तुम्हें आता है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम बस इतना ही एग्जाम में कि जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा उसे समझाना कि हमें सब कुछ आता है, हम पढ़कर आए, हम अच्छे इंसान हैं, हमें सब कुछ आता है। अगर तुम उसे इतना कन्विंस कर दिए कि तुम्हें सब आता है तो उसका मतलब तुम सोच कर चलो कि तुम्हारा बहुत अच्छा एग्जाम में मार्क्स आने वाला है। लेकिन अगर वो ये कन्विंस हो गया कि तुम नहीं पढ़े हो या तुम पढ़े हो लेकिन तुम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने पेपर में, सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हो, तो उस केस में तुम्हारा गया, जो मार्क्स आना चाहिए था उतना भी मार्क्स नहीं आएगा। तो तुम्हें इंश्योर करना है जब भी तुम पेपर लिख रहे हो उसमें एक चीज का श्योरिटी होना चाहिए, जो एग्जामिनर है, जो तुम्हारे पेपर को चेक करेगा, जो पेपर चेकर है, उसे इंश्योर करवाना, उसके माइंड में तुम्हारा एक इमेज बन जाना चाहिए कि हाँ XYZ जो भी इंसान है ये पढ़कर आया है, इसे सारा आंसर सही तरीके से आता है, इसे बुक का लैंग्वेज में ये पढ़ा है। मतलब जब तुम बुक का लैंग्वेज लिखते हो थोड़ा मोड़ा ना, तो उससे पता चलता है तुम पढ़े हो, और जब तुम सारा कुछ अपने मन से लिख कर आते हो उससे पता चल जाता है कि तुम कहीं से सुनी सुनाई बातों को याद कर रहे हो, क्लास के बातों को याद कर रहे हो, तुम पढ़े नहीं हो और उसे तुम अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो। सिंपल सा बात है। तो थोड़ा बुक का लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, हेडिंग वगैरह, पॉइंट्स वगैरह बुक का लिखना बहुत जरूरी है। अंदर का कंटेंट इंग्लिश अच्छा है तो तुम अपने लैंग्वेज में बनाकर अच्छे तरीके से लिख सकते हो, लेकिन अगर इंग्लिश कमजोर है तो बिल्कुल भी ये रिस्क मत लेना और तुम उसे कुछ वर्ड्स को, कुछ पैराग्राफ को, कुछ पॉइंट्स को तुम्हें याद करके जाना है और वो तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब इंग्लिश कमजोर है या स्ट्रांग है वो तुम्हें खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा कि तुम्हारा इंग्लिश कमजोर है या स्ट्रांग है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा 2 सेक्टर मॉडल के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है
ये छोड़ देते हैं हम लोग। छोड़ना मतलब ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये कुछ काम की चीजें लिखी नहीं हुई है। मैं चाहता हूं पूरा चैप्टर को कवर किया जाए, कुछ भी छोड़ा ना जाए। इट मस्ट बी नोटेड दैट एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द फर्म्स एज फैक्टर पेमेंट इज पेड बैक टू द फैक्टर ओनर। ये हम पढ़ चुके हैं। कंक्लूजन क्या है देखो, ये कंक्लूजन में आ जाओ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है लेकिन कंक्लूजन में आ जाओ। देखो टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन होगा, क्योंकि हम बात किए थे जितना भी फर्म प्रोड्यूस करेगा वो सारा हाउस होल्ड को दे देगा और हाउस होल्ड उसे कंज्यूम कर लेगा। फैक्टर पेमेंट जितना होगा फैक्टर इनकम उतना ही होगा, जो क्योंकि एक आदमी का पेमेंट तो दूसरे आदमी का इनकम ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू फैक्टर इनकम होगा, मतलब जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वही हमारा फैक्टर इनकम बन जाएगा। रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो होगा, क्योंकि जितना गुड्स हम देंगे उसके बदले में उतना पैसा हम लोग ले लेंगे। तो ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, ये बस ऐसी एक्स्ट्रा कंक्लूजन लिखा हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई काम का नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो विद फाइनेंशियल मार्केट। सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से बीच में कौन आ गया, फाइनेंशियल मार्केट आ गया, मतलब बैंक्स आ गए। हम बात किए थे कि सेविंग्स नहीं होगा, सेविंग्स नहीं होगा, लेकिन सेविंग्स हो रहा है रियलिटी में। हाउस होल्ड सेक्टर कुछ पैसा सेव कर ले रहा है, उसे करना चाहिए था कंजम्पशन, लेकिन कंजम्पशन कम करके क्या कर दिया, कुछ पैसा सेव कर दिया। तो क्या होगा, क्या सर्कुलर फ्लो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा सर्कुलर फ्लो। प्रॉब्लम आएगा सर्कुलर फ्लो में, लेकिन जो पैसा हम बैंक को देते हैं, बैंक उस पैसे का क्या करता है, बैंक उस पैसे का अगेन फॉर्म्स को लोन दे देता है। बात खत्म हो गया। अगेन पैसा कहां पहुंच गया, फॉर्म्स के पास पहुंच गया। हां, पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले रूट से पहुंचता, लेकिन तुम जब कंजम्पशन नहीं किए, सेविंग कर लिए, तो सेविंग करोगे बैंक में, बैंक वाला उस पैसे का लोन दे देगा किसे, फॉर्म को। तो अगेन पैसा वहीं का वहीं पहुंच गया, घूम कर पैसा वहीं पहुंच गया, लेकिन डिफरेंट रूट से पहुंचा। ये रूट से जाना चाहिए था, लेकिन वो चला गया सीधा फाइनेंशियल मार्केट होते हुए। बस फर्क उतना ही है, जब फाइनेंशियल मार्केट आता है तो सेविंग्स के थ्रू पैसा फिर से चैनलाइज होकर अगेन कहां पहुंच जाता है, फॉर्म्स के पास में पहुंच जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नॉट इन सिलेबस 4 सेक्टर मॉडल, नॉट इन सिलेबस, तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, हमारा आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंजेक्शन एंड लीकेज। व्हाट इज इंजेक्शन एंड व्हाट इज लीकेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से समझना, सब कुछ सही चल रहा था, गोल गोल घूम रहे थे, फॉर्म से हाउस होल्ड जा रहा था, यहां से यहां जा रहे थे, यहां से यहां आ रहा था, सारा पैसा यहां जा रहा था, घूमकर सारा पैसा यहां आ रहा था। बीच बीच में क्या हुआ, कुछ इंजेक्शंस हो गए, कुछ लीकेज। इंजेक्शन का मतलब बाहर से कुछ अंदर आ गया। इंजेक्शन क्या होता है, जब डॉक्टर तुम्हारे शरीर में इंजेक्शन देता है, क्या होता है, बाहर से कोई लिक्विड को तुम्हारे शरीर के अंदर जबरदस्ती डाला जाता है, यही होता है इंजेक्शन। तो कुछ पैसा, बाहर का पैसा जबरदस्ती इसके अंदर आ गया और गोल गोल घूमने लगा। पहले हमारा पैसा गोल गोल घूम रहा था, अब अचानक से बाहर का पैसा भी आ गया और गोल गोल घूमने लगा। और लीकेज का मतलब क्या होता है, लीकेज का मतलब कुछ पैसा जो अंदर था वो किसी रीजन से बाहर आ गया, किसी रीजन से बाहर आ गया। मतलब जो पैसा गोल गोल घूमना चाहिए था, हाउस होल्ड से फॉर्म, फॉर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फॉर्म, फॉर्म से हाउस होल्ड, वो किसी रीजन से बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब समझते हैं कॉन्सेप्ट, इंजेक्शन में क्या क्या आता है, लीकेज में क्या क्या आता है। देखो इंजेक्शन एंड लीकेज, सबसे पहला आ गया लीकेज। कुछ लीकेज हो गया, मतलब जो गोल गोल घूमना चाहिए था पैसा वो घूम नहीं पा रहा है, वो लीकेज हो गया। लीकेज रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। When household and firms save a part of their income, it leads to leakage. जब भी सेविंग्स होगा तो सेविंग्स के वजह से क्या होगा, लीकेज होगा। उस लीकेज का भरपाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स को लेकर आना पड़ेगा, और बैंक्स उस पैसे को अगेन क्या करेगा, सिस्टम में इंजेक्ट करेगा। ठीक है, it leads to leakage from the circular flow of income. Leakage or withdrawal refers to that part of income which does not pass through the circular flow of income. As a result, it is not available for spending on current produced goods and services. It means leakage reduces the flow of income. Examples of leakage in different types of economics. Leakage क्या क्या होगा, देखो टू सेक्टर इकोनॉमी में लीकेज क्या होगा, कोई भी लीकेज हो ही नहीं सकता है टू सेक्टर इकोनॉमी में, क्योंकि कुछ है ही नहीं, फॉर्म्स और मार्केट हाउस होल्ड है, आपस में क्या ही लीकेज होगा, नो लीकेज। लेकिन अगर टू सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट है, मतलब बैंक्स अवेलेबल है, तो सेविंग्स हो जाएगा, क्योंकि बैंक होगा तभी हम सेव करेंगे, हम सेव करेंगे बैंक के पास, बैंक उस पैसे को लोन देगा। तो ये तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो में घूमना चाहिए था, पैसा घूम नहीं पाया, लीकेज हो गया। लीकेज हुआ, बैंक के पास गया पैसा, बैंक क्या किया, अगेन उसे इंजेक्शन के तौर पे फर्म्स को दे दिया। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करेंगे, पैसा तो घूमना चाहिए था गोल गोल, यहां से लीकेज हो गया। देखो यहां से यहां जाना चाहिए था, यहां से यहां आना चाहिए था, इस तरीके से घूमना चाहिए था,
लेकिन यहां से अचानक लीकेज हो गया। लीकेज होकर पैसा कहां पहुंचा? फाइनेंशियल मार्केट के पास पहुंचा। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक क्या किया? अगेन इंजेक्शन दे दिया। किसे? फर्म्स को इंजेक्शन दे दिया। फर्म्स के पास पैसा आया, अगेन घूमना शुरू हो गया। बात समझ में आया? तो लीकेज के साथ साथ इंजेक्शन भी होता है। तो टू सेक्टर विथ फाइनेंशियल मार्केट है तो सेविंग्स हो जाएगा। अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, मतलब अगर गवर्नमेंट भी आ जाए बीच में, बैंक तो है ही, गवर्नमेंट भी आ गया, बैंक है तो सेविंग्स होगा, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अपना टैक्स भी मांगेगा। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे तो जो वो सर्कल में पैसा घूम रहा था वहां से पैसा निकल के कहां चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। तो टैक्सेस इज अ लीकेज। और फोर सेक्टर इकोनॉमी में जहां पर फॉरेनर्स भी है, सेविंग्स तो होगा बैंक के वजह से, टैक्सेस कौन ले लेगा? गवर्नमेंट होगा तो गवर्नमेंट टैक्सेस भी ले लेगा। अगर फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट करता है तो वहां पर इंपोर्ट के वजह से हमारा लीकेज हो जाएगा। क्योंकि हम पहले बात किए थे, जो हाउस होल्ड्स होंगे वो अपना सारा पैसा किसे देंगे? फॉर्म्स को देंगे और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विस लेंगे। लेकिन जब अभी फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट करता है तो फॉरेन सेक्टर एग्जिस्ट करने के कारण क्या होगा कि लोगों को जो फर्म्स से पैसा लेना चाहिए था वो फर्म्स को पैसा मिलेगा नहीं। हम इंपोर्ट कर लेंगे, हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे, तो जो हाउस होल्ड का पैसा था वो किसके पास चला गया? फॉरेनर के पास चला गया। तो हमारे इकोनॉमी में जो पैसा गोल गोल घूम रहा था अब नहीं घूम पाया, वो पैसा फॉरेनर के पास चला गया। तो वो भी एक प्रकार का क्या बन गया? लीकेज बन गया। तो लीकेज अगर क्वेश्चन आ जाए, लीकेज को एक्सप्लेन करना, और देयर आर थ्री पॉसिबल टाइप्स ऑफ लीकेजेस। फर्स्ट सेविंग्स, दूसरा टैक्सेस और तीसरा इंपोर्ट। तीन प्रकार का पॉसिबल लीकेज हो सकता है। टू सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, नो लीकेज। टू सेक्टर मॉडल विथ फाइनेंशियल मार्केट, ओनली सेविंग इज द लीकेज। थ्री सेक्टर मॉडल में सेविंग तो होगा ही होगा, साथ में गवर्नमेंट सेक्टर है तो टैक्सेस भी आ जाएगा, तो टैक्सेस इज एडिशनल लीकेज। और फोर सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग, टैक्सेस एंड इंपोर्ट तीनों हमारे लिए लीकेज होगा। ठीक है। अब इंजेक्शन क्या क्या आएगा? इंजेक्शन का मतलब जो पैसा लीकेज हुआ था उसका भरपाई करने के लिए इंजेक्शन किया जाएगा। अब इंजेक्शन में क्या क्या आएगा? टू सेक्टर मॉडल, नो इंजेक्शन। इन्वेस्टमेंट, टू सेक्टर मॉडल विथ फाइनेंशियल मार्केट, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा अगेन कहां आ जाएगा? फॉर्म्स के पास आ जाएगा। मतलब जो सेविंग्स हम किए थे, हम बैंक को दे दिए थे, बैंक उस पैसे को अगेन किसे दे देगा? फॉर्म्स को दे देगा। तो अगेन इन्वेस्टमेंट लोन्स के थ्रू पैसा सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो वो एक प्रकार का इंजेक्शन हो गया। थ्री सेक्टर मॉडल में इन्वेस्टमेंट तो होगा ही, छोड़ दो उसका बात। जो हम टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए थे वो लीकेज था। गवर्नमेंट उस पैसे का क्या करेगा? गवर्नमेंट को जब टैक्स मिलता है गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट उस पैसे को हमारे ऊपर ही खर्च कर देता है, रोड बना देता है, ब्रिज बना देता है, बिल्डिंग बना देता है, स्कूल बना देता है, हॉस्पिटल बना देता है। तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू अगेन पैसा किसके पास आ जाएगा? हमारे पास ही घूमकर आएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ इंजेक्शन। और फोर सेक्टर मॉडल में इंपोर्ट हुआ था तो उसका ऑपोजिट एक्सपोर्ट इज अ इंजेक्शन। तो टोटल इंजेक्शन तीन प्रकार का, लीकेज तीन प्रकार का। लीकेज में आ जाएगा सेविंग्स, गवर्नमेंट का टैक्सेस, और तीसरा हो गया इंपोर्ट। इंजेक्शन में आ जाएगा तीन प्रकार का इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा एक्सपोर्ट। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर है। एक बार में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा काम है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हम लोग पढ़े हैं उसे पढ़ना, याद रखना। इंजेक्शन और लीकेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी छोड़कर मत जाना। डेफिनेशंस याद रखना, डायग्राम्स को याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर है बात? चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे सिलेबस को हर बार वन शॉट में रिवाइज करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।